द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खूबसूरत और कई बार रहस्यमयी झीलों की दुनिया में उतरेंगे। ये सिर्फ पानी के भंडार नहीं है, बल्कि हमारी पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इन झीलों को समझने का सबसे सही नजरिया क्या हो सकता है। क्या हमें उनकी पहचान उनकी पैदाइश में ढूंढनी चाहिए? वो बनी कैसे? क्या वो किसी ज्वालामुखी का नतीजा है, या ग्लेशियरों की देन, या फिर हम इंसानों की बनाई हुई? या फिर क्या हमें उनके आज के रूप पर ध्यान देना चाहिए? उनका आकार कैसा है, पानी मीठा है या खारा, और सबसे जरूरी आज वो हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए क्या मायने रखती है। तो मैं इस पक्ष में हूं कि किसी भी झील की असली कहानी उसकी पैदाइश से ही शुरू होती है। उसकी बनावट ही उसका चरित्र तय करती है। और मेरा मानना है कि झील की भूवैज्ञानिक कहानी चाहे जितनी भी दिलचस्प क्यों ना हो, उसका असली मूल्य उसके आज के स्वरूप, उसकी पारिस्थितिकी और हमारे जीवन पर पड़ने वाले उसके असर में है। इतिहास जरूरी है, पर वर्तमान ही उसकी असली पहचान है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, मेरा तर्क बहुत सीधा है। किसी झील की उत्पत्ति ही उसकी बुनियाद है, उसका डीएनए है। ये उसके पानी के रसायन, उसकी गहराई और यहां तक कि उसके आसपास के जीवन को भी तय करती है। चलिए, महाराष्ट्र की लोनार झील का ही उदाहरण लेते हैं। आज हम जानते हैं कि एक उल्का पिंड के टकराने से बना एक गड्ढा है। अब सवाल यह है कि इसका पानी इतना खारा और क्षारीय क्यों है? तो इसका सीधा जवाब इसकी अनोखी उत्पत्ति में छिपा है। उन चट्टानों में जो टक्कर से पिघल गईं और आज भी झील के पानी में अपने खनिज घोल रही हैं। मैं आपके तर्क की दिशा समझ रही हूँ, लेकिन मैं इसे दूसरे छोर से देखती हूँ। झील का वर्तमान रूप और उसका पारिस्थितिक काम उसके भूवैज्ञानिक इतिहास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर मणिपुर की लोकटक झील को देखिए। इसका महत्व इस बात में नहीं है कि वो कैसे बनी, बल्कि इस बात में है कि आज वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और उस पर फुमडिस हैं। आप सोचिए, सड़ती हुई वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीप जिन पर घर बने हैं, मछुआरे रहते हैं, और तो और दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ भी उसी पर है। ये एक अविश्वसनीय नज़ारा है। ये इसकी जीती जागती, सांस लेती हुई हकीकत है जो इसे दुनिया में खास बनाती है, न कि उसका भूवैज्ञानिक अतीत। लोकटक का पारिस्थितिकी तंत्र वाकई अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही बात मेरे मूल तर्क को और मजबूत करती है। देखिए, झील की बुनियाद उसकी बनावट ही तय करती है, और ये बात सिर्फ लोनार पर लागू नहीं होती। भारत के पूर्वी तट पर चिल्का और पुलिकट जैसी लैगून झीलों को देखिए। वो खारे पानी की क्यों है? क्योंकि समुद्र की लहरों ने रेत का एक बांध बनाकर समुद्र के पानी के एक हिस्से को जमीन पर ही रोक लिया। उनकी खारी प्रकृति सीधे तौर पर उनके बनने के तरीके से जुड़ी है। या फिर राजस्थान की सांभर, डीडवाना जैसी झीलें ले लीजिए। ये शुष्क इलाकों में हवा से मिट्टी को उड़ा ले जाने से बने उथले गड्ढों में बनती हैं, जिन्हें प्लाया कहते हैं। इसी वजह से वो कम गहरी और बेहद खारी हैं और सदियों से नमक का स्रोत रही हैं। उनका आर्थिक महत्व भी उनकी उत्पत्ति से ही जुड़ा है ना? लेकिन क्या ये नजरिया चिल्का के असली महत्व को कुछ हद तक सीमित नहीं कर देता? उसे सिर्फ लगून कहना उसकी विशाल जैव विविधता और आज के दर्जे के साथ मुझे लगता है न्याय नहीं करता। चिल्का आज भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह 1981 में नामित भारत की पहली रामसर साइट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि जो इसके संरक्षण को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाती है। यहाँ हजारों तरह के पक्षी आते हैं। ये इरावदी डॉल्फिन का घर है। आज इसका महत्व इस वैश्विक पारिस्थितिक दर्जे में है, न कि सिर्फ इस बात में कि समुद्र की लहरों ने इसे बनाया था। इसी तरह जम्मू कश्मीर की वूलर झील को देखिए। हाँ, तकनीकी रूप से वो एक गोखुर झील है जो झेलम नदी के रास्ता बदलने से बनी, लेकिन क्या आज कोई उसे इसलिए जानता है? नहीं। लोग उसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के तौर पर जानते हैं, जो पूरी कश्मीर घाटी के लिए पानी का स्रोत है और बाढ़ को नियंत्रित करती है। उसका विशाल आकार और उसका वर्तमान कार्य ही उसकी असली पहचान है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप नींव को नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए, लोकटक पर वापस लौटते हैं। आपने फुमडिस की बात की, जो वाकई में अद्भुत है। लेकिन वो फुमडिस उसी झील में ही क्यों बनती हैं?
क्योंकि झील का जो बेसिन है वो उथला है, जो उसकी भूविज्ञानिक संरचना का हिस्सा है। अगर झील बहुत गहरी होती तो शायद ये फुमडिस कभी बन ही नहीं पाती। तो कह सकते हैं कि झील की भूविज्ञानिक उत्पत्ति ने वो मंच तैयार किया जिस पर आज पारिस्थितिकी का यह अनोखा नाटक खेला जा रहा है। आप मंच के बिना नाटक की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, पर मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि मंच पुराना हो सकता है, लेकिन नाटक तो हर रोज नया लिखा जा रहा है ना। फुमडिस एक जैविक प्रक्रिया है जो झील की मौजूदा परिस्थितियों जैसे पानी की गहराई, पोषक तत्वों की मात्रा और इंसानी गतिविधियों पर निर्भर करती है। आज लोग लोकटक को मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों? इसकी वर्तमान भूमिका की वजह से, क्योंकि यह सिंचाई, पीने के पानी और लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। इसका महत्व समकालीन है, ऐतिहासिक नहीं। उसकी पहचान तैरते द्वीपों से है, जो एक पारिस्थितिक आश्चर्य है, न कि उसकी भूवैज्ञानिक उत्पत्ति से। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जो मेरे तर्क को और साफ करेगा। हिमालय की झीलें, नैनीताल, भीमताल, सातताल, ये सभी झीलें हिमनदों यानी ग्लेशियरों के पीछे हटने से बनी हैं। ग्लेशियरों ने घाटियों को तराशा और अपने पीछे मलबा छोड़ दिया, जिसने पानी को रोककर इन झीलों को जन्म दिया। उनकी यही उत्पत्ति आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की पहचान और अर्थव्यवस्था को परिभाषित करती है। ये झीलें मीठे पानी की क्यों हैं? क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघले पानी से बनी है। इनका आकार और गहराई किसने तय की? ग्लेशियर ने। आज जो पूरा पर्यटन उद्योग इन झीलों के आसपास खड़ा है, वो सीधे तौर पर उस भूवैज्ञानिक घटना का नतीजा है जो हजारों साल पहले हुई थी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि उनकी उत्पत्ति हिमनदों से हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन आज जब कोई पर्यटक नैनीताल जाता है तो क्या वो ग्लेशियर के छोड़े गए मलबे को देखने जाता है? नहीं, वो शांत पानी में नाव चलाने, झील के किनारे बने बाजारों में घूमने और पहाड़ों के बीच उस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने जाता है। समय के साथ इन झीलों ने अपनी एक सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान बना ली है, जो उनकी भूवैज्ञानिक पहचान पर भारी पड़ गई है। आज नैनीताल की पहचान एक हिल स्टेशन के रूप में है, न कि एक हिमनद निर्मित झील के रूप में। उसका वर्तमान महत्व उसके पर्यटन मूल्य में है और उस अनुभव में है जो वो लोगों को देती है। लेकिन वो अनुभव भी तो उसी उत्पत्ति की ही देन है। अगर हम लोनार झील पर लौटें तो आपका तर्क वहां कैसे लागू होता है? आपने कहा कि उसका वर्तमान महत्व ज्यादा है, लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का जो अनोखा रसायन है जो उसे वैज्ञानिकों के लिए इतना आकर्षक बनाता है, वो सीधे तौर पर उसकी उत्पत्ति का परिणाम है। उस उल्कापिंड की टक्कर ने बैसाल्ट चट्टानों को उजागर किया और उन्हीं चट्टानों के खनिज आज भी पानी को क्षारीय और खारा बनाते हैं। आप कारण को प्रभाव से अलग नहीं कर सकते। मैं उन्हें अलग नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब प्रभाव कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, लोनार एक क्रेटर झील है, लेकिन इसका असली महत्व अब इस बात में है कि इसने वैज्ञानिकों को एक प्राकृतिक प्रयोगशाला दे दी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ का पानी और यहाँ पनपने वाले चरम पसंदी जीव मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स उन्हें ये समझने में मदद करते हैं कि मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन कैसा हो सकता है। आज कोई लोनार जाता है तो उसके पानी के बदलते गुलाबी रंग को देखने या उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने जाता है, न कि सिर्फ ये देखने कि ये एक गड्ढा है। उसका वर्तमान वैज्ञानिक मूल्य उसके भूवैज्ञानिक इतिहास पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो फिर कृत्रिम झीलों के बारे में क्या कहेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश का गोविंद बल्लभ पंत सागर या तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना स्टैनले जलाशय। यहां तो निर्माण ही सब कुछ है। ये मानव निर्मित हैं और इनका उद्देश्य सिंचाई, पीने का पानी, बिजली बनाना पूरी तरह से इनके बनने के कारण से जुड़ा है। यहां तो आप निर्माण के महत्व को नकार ही नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि कृत्रिम झीलों के मामले में आपका तर्क ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ एक स्पष्ट मानवीय उद्देश्य है। लेकिन यहाँ भी समय के साथ उनकी पहचान बदल जाती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर का महत्व अब सिर्फ ये नहीं है कि उसे रिहंद नदी पर बनाया गया था, बल्कि ये है कि आज वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये उसका वर्तमान दर्जा है जो उसे खास बनाता है। पेरियार झील को ही लीजिए। हाँ, ये कृत्रिम है, जिसे तमिलनाडु में पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन
आज ये पेरियार नेशनल पार्क का दिल है, हाथियों और बाघों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत। ये अपने आप में एक विशाल और संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है।